एवरीवन। आज हम पर्सनैलिटी के बारे में और पर्सनैलिटी की जो सिगमंड फ्राइड द्वारा दी गई साइकोएनालिटिक थ्योरी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो कि हमारे एजुकेशन पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो पहले हम जान लेते हैं कि पर्सनैलिटी है क्या, फिर हम इसकी थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टर्म पर्सनैलिटी इज़ ऑफन यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ डिस्कशन। हम नॉर्मली हम पर्सनैलिटी का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर ज़्यादातर लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनैलिटी सिर्फ एक बाहरी सुंदरता या हम कह सकते हैं अच्छा पहनावा वो मानते हैं, पर जो हमारे सही जो वे में पर्सनैलिटी होती है वो किसी सुंदरता या पहनावे को वो शो नहीं करती। वो तो पर्सनैलिटी होता है हमारा पूर्ण व्यक्तित्व, व्यक्ति के गुण, उसका व्यवहार, वो सब उसमें आता है हमारी पर्सनैलिटी में। तो इफ़ फॉर ए लेमैन पर्सनैलिटी इज ऑफन अंडरस्टैंडिंग इन टर्म ऑफ फिजिकली और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल। उनकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस जो हम पर्सनैलिटीज़ ओपनली ज़्यादातर यही मानते हैं। पीपल जनरली गो बाय द इम्प्रेशन क्रिएटेड बाय द अदर पर्सन, द एबिलिटी टू टॉक इंटरेक्ट विद अदर प्लीजेंटली इन एडिशन टू बीइंग गुड लुकिंग would make others say that is a person has a charming personality. This notion of personality is based on superficial impression which may not be correct scientifically. ये ध्यान रखना है कि जो बाहरी सुंदरता है वो साइंटिफिकली जो सही नहीं है, जो हम अपने वे में जो एक डेफिनेशन दे देते हैं पर्सनैलिटी की, वो सही पर्सनैलिटी की डेफिनेशन नहीं है। दिस इज़ नॉट द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ये कोई सही कॉन्सेप्ट नहीं है हमारी पर्सनैलिटी का। व्यक्तिगत व्यक्तित्व अंग्रेजी में पर्सनैलिटी से बना है। शब्द का अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति, ये कई बार पूछा जाता है कि किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, पर्सोना शब्द से, जिसका अर्थ क्या है, एक नकाब, एक मुखौटा और एक नकली चेहरा, थिएट्रिकल मास्क, इससे ये इसकी उत्पत्ति हुई है पर्सनैलिटी वर्ड्स की। अकॉर्डिंग टू एल्पोर्ट, थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं हम जिससे क्लियर हो जाएगा कि एल्पोर्ट की डेफिनेशन है। एल्पोर्ट ने कहा था कि पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। व्यक्तित्व व्यक्ति में मनोदय अवस्थाओं का ज्ञानात्मक संगठन है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने परिवेश के साथ संयोजन स्थापित करता है। व्यक्ति अपने जो उनकी व्यवहार है, व्यक्ति का जो उसकी एक कह सकते हैं जिसकी वजह से एक एनवायरनमेंट में हम एक संयोजन कर, जो व्यक्ति देखो किसी भी इन्वायरमेंट में जा रहा है, हम समाज में हमारे आसपास पड़ोसी या कोई भी रह रहा है, अगर वो अच्छी तरीके से समाज में मिलकर रह रहा है, उसकी एडजस्टमेंट अच्छी है हर इन्वायरमेंट में हमारे, तो हम उसको एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला व्यक्तित्व बताते हैं। क्योंकि उसका जो उनका जो व्यू है वो सब लोगों के साथ कैसा है, उनके बोलने चालने का व्यवहार कैसा है, तो वो सब हमारी पर्सनैलिटी में इंक्लूड होता है। और अकॉर्डिंग टू कैंप ने एक डेफिनेशन दी थी कि पर्सनैलिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ दो सिस्टम ऑफ हैबिट्स टू दैट रिप्रेजेंट वंस इंडिविजुअल एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। ये भी यही है कि एक इन्वायरमेंट में जो उसकी एडजस्टमेंट होती है वो व्यक्ति कैसे कर रहा है, तो वो हम मानते हैं अपनी पर्सनैलिटी को। वुडवर्थ ने कही थी एक व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। बस ये ध्यान रखना आपको कि जो उनके गुण हैं, जो उनके व्यवहार में हम झलकता है, हमें एक हम देखते हैं ना अपने समाज में, दो व्यक्ति मान लो हमारे समाज में हमारे पड़ोस में है, एक व्यक्ति का व्यवहार इतना अच्छा है कि वो सबके साथ कितना मिलजुल कर रहता है, और एक होता है चाहे वो सुंदर हो, ये नहीं होता कि बाहरी रूप से सुंदरता है नो, तो उसको इंसान एक दो दिन बाद में इग्नोर करेगा क्योंकि ये व्यक्ति का व्यवहार ही अच्छा नहीं, उसके साथ लोग उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी का व्यवहार अच्छा है, उसका चरित्र अच्छा है, तो सब उसके साथ रहेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। फैक्टर फैक्टिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फैक्टर क्या होते हैं हमारी पर्सनैलिटी के, हम जानते हैं कि देखो हर व्यक्ति को, चाहे हम है कोई भी है, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है जिससे वो व्यक्ति वैसा निखर के आए। कई बार हम मानते हैं चलो किसी का व्यवहार गलत है या कोई गलत है, तो उसके पीछे भी उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है लाइफ का, चाहे उन्हें परिवार का इफेक्ट ला लो, चाहे वो समाज में ऐसे में पला, बचपन में उसको सही जो उनकी होनी चाहिए केयर वो नहीं हुई, जो बहुत फैक्टर होते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इन्होंने कहा है कि बायोलॉजिकल फैक्टर जैविक कार्य, इट इंक्लूड्स बॉडी बिल्डिंग, फिजिकल अट्रैक्टिव, होमोस्टेटस, फिजिकल डिफेक्ट, हेल्थ कंडीशन। देखिए कई बार होता है कोई बच्चा हेल्थ कंडीशन जिसकी अच्छी नहीं है, तो वो उसके व्यक्तित्व को इफेक्ट तो करेगी ही।
सेकंड है साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कार्य। ध्यान रखना कि कौन कौन से फैक्टरों ने इफेक्ट बताए थे। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा है, बायोलॉजिकल फैक्टर, सेकंड साइकोलॉजिकल फैक्टर और थर्ड है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक कार्य इंक्लूड्स इंटेलेक्चुअल डिटरमाइन, इमोशनल डिटरमाइन, सेल्फ डिस्क्लोजर, एस्पायरेशन एंड अचीवमेंट्स। ठीक है, ये सब हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर में आता है। थर्ड है हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय कारक। इट इंक्लूड्स सोशल कैपिटेंस, सोशल डिप्रिवेशन, एजुकेशन फैक्टर, फैमिली डिटरमाइंस, ओरिजिनल पोजीशन, साइज ऑफ फैमिली। तो ये सब आता है, क्योंकि हम जानते हैं, ये नहीं है कि सच कि हम कह दें हाँ कोई बच्चा किसी मोल पर वो कुछ भी मानते हैं जिस बच्चे में गुण है वो, पर बहुत हद तक एक इम्पैक्ट पड़ता है, उनको टाइम लगता है एक अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने में। एक फैमिली है जिसमें बच्चे को सब कुछ सही मिल रहा है, टाइम पे उसको खाना है, टाइम पे उसको हर चीज़ मिल रही है, अच्छा परिवार मिल रहा है, और एक बच्चा है जिसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो वो उनमें थोड़ा वो करेगा क्योंकि उसमें गुण है, पर उसको एक टाइम लगेगा, ये फ़र्क है। तो ये सब फैक्टर होते हैं जो हमें इम्पैक्ट तो डालते हैं हमारी पर्सनैलिटी पे। आगे हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, जो हम आज के इसमें करेंगे कि जो फ्रीडन की साइक्लोनेटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो सिगमंड फ्राइड ने दी थी, मनोविश्लेषणात्मक व्यक्तित्व सिद्धांत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो ध्यान से देखना। सिगमंड फ्राइड 1856-1939 इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ साइकोलॉजी। ध्यान रखना कि साइकेट्री के फादर माने जाते हैं, मनोचिकित्सक के पिता माने जाते हैं सिगमंड फ्राइड। 1856 ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। ही गेव साइक्लोनेटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, उसने ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन पर्सनैलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड हैज़ मोर देन ए सिंगल कॉम्पैक्ट। ये मानते थे कि जो व्यक्ति की एक पर्सनैलिटी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम इसको एक सिंगल कॉम्पैक्ट जिसमें हम एक तरीके से उसको मेजर नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी में सिर्फ ये गुण है, इसमें वो एक गुण बहुत कुछ समाया हुआ है एक पर्सनैलिटी में। He described the personality is composed of three elements of mind. These three elements of personality are known as, ये इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट, आप ध्यान रखना कि उन्होंने जो 3 एलिमेंट्स दिए थे पर्सनैलिटी के वो कौन से हैं। ये हमेशा पूछा जाता है, ईगो और सुपर ईगो। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, सिर्फ आप देख लो ये 3 इन्होंने जो एलिमेंट्स बताए थे पर्सनैलिटी के, which work together to create complex human behavior. This theory is also known as, ये किसके नाम से भी जानी जाती है, फ्रूड स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। जो इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी व्यक्ति के बारे में, इसके बारे में इससे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसको फ्रूड स्ट्रक्चर थ्योरी भी कहा जाता है पर्सनैलिटी की। आगे हम पहले इसकी स्टेजेस देख लेते हैं कि डेवलपमेंट ये कैसे मानते हैं। जैसे जीन पियाजे का हमने पढ़ा था कि वो किस तरीके से स्टेज मानते हैं कि किस तरीके से बच्चा डेवलप करता है, ऐसे इन्होंने इनके तरीके से किस तरीके से जो स्टेजेस आती हैं लाइफ में, बच्चा किस तरीके से ग्रो करता है, किस तरीके से उसमें चेंजेस आते हैं, तो ये इनके अपने थे। इन्होंने 5 बताए हैं। ओरल स्टेज, सबसे पहले इनकी जो स्टेज का नाम है ओरल स्टेज, ये इन्होंने बताई थी, देखो 0 to 1.5 ईयर्स, और कई जगह पर 0 to 1 ईयर्स भी लिखा था, इसलिए मैंने साथ लिख दिया। तो 1 साल की 1.5 साल की उम्र तक के इसमें बच्चे इंक्लूड होते हैं। ओरल स्टेज, जिसको हिंदी में कहते हैं मुखावस्था। सेकंड है एनल स्टेज, इसमें वही है 1.5 या 1-2 ईयर या 1.5 से 3 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं, जिसको कहते हैं बुधावस्था हिंदी में। थर्ड है फैलिक स्टेज, जिसमें 3 to 5 या 2 से 5, लिंग प्रधान अवस्था। और फोर्थ है लैटेंसी स्टेज, 5 to 12 या 6 to 12, अव्यक्त अवस्था। 5 है हमारी जेनिटाइल स्टेज, 12 to एडल्टहुड, 12 साल के बाद जो एडल्टहुड तक ये स्टेज, ये जो बच्चे हैं वो इसमें इंक्लूड हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं जनेंद्रिय अवस्था, 12 से एडल्टहुड तक। ठीक है, अब इनके बारे में 1 by 1 जानते हैं कि ये है क्या और इसमें उन्होंने क्या बताया। ओरल स्टेज, मुखावस्था, इसमें हमने जैसे अभी बताया है कि 0 to 1 ईयर्स या फिर 0 to 1.5 ईयर्स के बच्चे इंक्लूड हैं। जन्म से 1 वर्ष के मनोलैंगिक विकास की पहली अवस्था है। ये ध्यान रखना कि पहली स्टेज उन्होंने कौन सी बताई थी और किस ईयर में। ठीक है, इसमें मेन यही है। बच्चे से 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे इस अवस्था में मान जाते हैं। इस अवस्था में लिबिडो क्षेत्र मुख होता है,
अब ये ध्यान रखना कि लिबिडो के बारे में इन्होंने काफ़ी चर्चा की है। अब लिबिडो को इन्होंने वर्ड को क्यों यूज़ किया है या इसका मीनिंग क्या है, इस पहले इसके देख लेते हैं, हम आगे तो बताऊंगे। जिसके परिणाम स्वरूप बालक में मुख से करने वाली क्रियाओं का आनंद की अनुभूति होती है, जैसे काटना, चूसना। जैसे हम देखते हैं छोटा बच्चा होता है, उसके आगे अगर कोई भी चीज़ पड़ी हो, कुछ भी उसके आगे आप गिरा दो, उसको तो सिर्फ मुंह में डालना है बस। ये मानते थे कि अब जो भी चीज़ें वो मुंह में डाल रहे हैं वो मुख से, इस समय में सिर्फ उसको मुख से आनंद आता है। चाहे वो जैसे बच्चा दूध भी पीता है और जैसे कुछ भी थंब अपना मुंह में डाल लेता है, कभी पैर का डाल लेता है, कोई भी चीज़ उसके पास रख दो आप, उसको तो मुंह में डालना है। तो वो माने कि इस अवस्था में बच्चा इसी में अपने आनंद की अनुभूति करता है। अब लिबिडो का मीनिंग जान लेते हैं, कई बार पूछा जाता है लिबिडो के बारे में। लिबिडो काम शक्तियों से को कहते हैं जिसके सुख की अनुभूति होती है, कि जिसमें वो सुख अनुभव करता है बच्चा। सिगमंड फ्राइड ने अपने स्नेह में सिद्धांत में प्रेम, स्नेह और काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है। ठीक है, जो प्रेम है, जो भी हमारा स्नेह है या काम प्रवृत्ति, इन सबको इन्होंने यहाँ पर काम प्रवृत्ति को वो सुख माना है। जिस तरीके से बच्चा आप हम बार बार उसके मुंह से अंगूठा निकालते हैं लेकिन बच्चा फिर डाल लेता है क्योंकि उसको उसमें इंजॉय फील कर रहा है, उसको मज़ा आ रहा है। ये हमारे ओरल स्टेज में सिगमंड फ्राइड के अनुसार यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसका पूर्ण होना आवश्यक है। यदि इन प्रवृत्तियों को दबाया जाता है तो व्यक्ति कुशल में जमे। मानते हैं कि अगर बच्चे को हम बिल्कुल भी ऐसे काम ना करने दें, बच्चे एक टाइम होता है देखो ग्रोथ का। अगर हम चाहते हैं कि 1 ईयर के बच्चे को ही हम कहीं 5 ईयर तक डेवलप कर दें तो वो तो नहीं कर सकते ना। जो उनकी क्रियाएं हैं वो उनको हमें करने देना चाहिए, ठीक है, ताकि तभी उसका डेवलपमेंट सही होता है। अगर हम बच्चे को ज़्यादा डांटें उस समय में या बच्चे को ना करने दें तो बच्चा क्या होता है, खुशियों में जो होता है उसको सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। So in this stage, the main focus is pleasure seeking through the infant mouth. If the infant need are not met during this time frame, he is or she will be fixated. In the oral stage, this fixation can lead to adult habits such as soaking, overeating, नेल वाइटिंग बीटिंग। तो ये मानते थे कि अगर बचपन में बच्चे की इन आदतों को दबा दिया जाए तो बड़े होकर उनमें, जैसे हम देखते हैं कहीं में बड़े होकर भी आदत होती है मुंह में अंगूठा रखते हैं या अपने नेल्स खाते रहते हैं, या फिर ये सब मानते थे कि ओवर ईट करते हैं। तो ये सब जब उनकी पूरी नहीं होती तो बड़े होने तक उनमें क्रियाएं झलकती हैं। सेकंड है हमारी एनल स्टेज, जिसमें है बच्चे 1 to 2 ईयर्स के और 1.5 3 ईयर्स के। 1 से 2 वर्ष के लैंगिक विकास की दूसरी अवस्था, इसमें कामुकता क्षेत्र गुदा, यहाँ पर जो लिबिडो का स्थान था वो गुदा से होता है, जिसके कारण बच्चे मलमूत्र त्याग में उन्हें रोकने के आनंद की अनुभूति करते हैं। इस अवस्था में बालक प्रथम बार अंतद्वंद की अनुभूति करता है। इस टाइम में हम देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनको टॉयलेट करना है तो वो कई बार तो बताते ही नहीं हैं, बताते तो नहीं है, उनको रोकते रहते हैं, माँ बाप करवाते हैं, वो बताते नहीं है, या फिर कई बार ऐसे ही कर देते हैं कहीं पर। तो ये मानते थे कि उसमें बच्चा इसी में अपना आनंद महसूस करता है। दिस स्टेज इज प्राइमरली रिलेटेड टू डेवलपिंग हेल्थी टॉयलेट ट्रेनिंग हैबिट्स। थर्ड स्टेज है हमारी लिंग प्रदान अवस्था, फैलिक स्टेज 2 से 2 से 5 साल या 3 से 5 साल तक। At this stage, development of healthy substitute for the sexual attraction for boys and girls have towards a parent of the opposite gender. इस समय मानते हैं ये कि हम बच्चा क्या होता है, जो ऑपोजिट जो लिंग या ऑपोजिट की तरफ, जैसे लड़की होती है, लड़की अपने बाप के तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है, और जो लड़का है वो अपनी माँ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये मानते हैं इसमें ऑपोजिट जेंडर की तरफ ये ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस समय में। ये मनोलैंगिक विकास की तीसरी अवस्था है, इसमें लिबिडो का स्थान जननेंद्रियां ले लेती हैं और इस अवस्था में लड़के में मातृ प्रेम और लड़कियों में पितृ प्रेम की उत्पत्ति होती है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि लड़कियां जो हैं ओडिपस ग्रंथि होती है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स होती है, जिसके कारण मातृ मनोग्रंथि के कारण लड़कों से अचेतन मन में अपनी माता के प्रति प्रेम प्रकट होता है, ठीक है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण। और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स के कारण लड़कियां अपने पिता के प्रति अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेज है अव्यक्त अवस्था, लेटेंसी स्टेज, 6 to 12 ईयर्स, 5 to 12 ईयर्स।
At this stage, children do not have any pleasure-seeking reason in the body. Instead, all sexual feeling are repressed. इस समय में ये मानते हैं कि जो भी सेक्सुअल जो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ऑपोजिट जेंडर की तरफ, तो वो सब इस समय में क्या होता है, रिप्रेस्ड हो जाता है, लुप्त हो जाता है. ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन आर एबल टू डिवेलप सोशल स्किल्स एंड फाइंड कम्फर्ट थ्रू पीयर्स एंड फैमिली इंटरेक्शन. इसमें बच्चा अपने परिवार और जो उसके दोस्त होते हैं उनके साथ ही रहकर खुश रहता है. ये मनोविज्ञान की लैंगिक विकास की चौथी अवस्था है. इसमें लिबिडो का क्षेत्र अदृश्य हो जाता है या प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन माना जाता है कि वह सामाजिक कार्य में हम उम्र के बच्चों के साथ खेलकर अदृश्य लिबिडो की संतुष्टि प्राप्त कर लेता है. फोर्थ है हमारी जीनिटल स्टेज, जनेंद्रिय अवस्था, 12 वर्ष से एडल्टहुड तक. यह मनोलैंगिक विकास की चौथी अवस्था है. यह 12 वर्ष के बाद निरंतर चलती है. इसमें हार्मोन्स का निर्माण होने लगता है, जिसके कारण इस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने लगता है. यह आकर्षण बहुत ही तीव्र होता है. इस समय भी यही है कि बच्चा अट्रैक्शन ज़्यादा करता है दूसरे ऑपोजिट जेंडर की तरफ. ठीक है, जैसे लड़के लड़कियों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. At this stage, from the previous 4 stages are integrated into the mind, allowing for the onset healthy sexual feeling and behaviors. Fluid structure of human. अब हम इसकी स्ट्रक्चर जो थ्योरी हमने जानी थी ईगो और सुपर ईगो के बारे में जानते हैं. ठीक है, in this theory he stated 3 levels of human mind which filtered the experience of human being during the given stages. According to him, while there independence among the 3 levels, 3 लेवल्स अभी बताए थे, जैसे ईड, ईगो और सुपर ईगो. ईच लेवल आल्सो सर्व्स ए पर्पज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. सबसे पहले हम देखते हैं कि ईदम क्या है. यह व्यक्ति के जन्मजात होता है और सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात इसमें व्यक्ति केवल सुख कल्पना करता है. चेतन मन से जुड़ा होता है, जिसका अर्थ है कि अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूर्ति करना चाहिए, जिसमें काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख है. इदम पार्श्वी प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है. इनमें क्या होता है कि जो अगर चाहिए बच्चे को, जैसे होता है ना, जो इनमें क्या होता है, जो बच्चे को कुछ चाहिए तो चाहिए, सिर्फ उनको अपनी सुख की थी वो, या हम कह सकते हैं किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेगा, समाज के बारे में, उसको सिर्फ अपना जो उनको चाहिए तो वो उनको अचीव करना है. The id, the most primitive of 3 structure and is present from birth. It is child is selfish होता है, pleasure oriented होता है. ठीक है, चाइल्डिश होता है, सेल्फिश होता है, प्लेजर ओरिएंटेड होता है, पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी विद नो एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन. उनको तो ये नहीं, कुछ भी हो जो उनको चाहिए तो वो चाहिए, वो किस चीज़ को छोड़ नहीं सकते. सेकंड है ईगो, अहम. अहम जो है ईगो में वृद्धि चेतना और तार्किकता होती है. यह वास्तविकता पर आधारित होती है, यह अर्थ चेतना पर आधारित होती है. इसमें व्यक्ति कार्य के लिए विचार करता है, उचित अनुचित का ज्ञान रहता है. इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे को गलत और सही का पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है. ईगो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग बैलेंस बिटवीन प्लेजर एंड पेन. इसमें जान जाते हैं खुशी और दर्द के बीच का जो अंतर, हम कहते हैं कि एक बैलेंस बनाना जानते हैं, समझ जाते हैं घर की फीलिंग भी, माँ बाप की फीलिंग भी समझने लग जाते हैं हर चीज़ के बारे में. इट इज़ लेस प्रिमिटिव देन द इड एंड पार्टी कॉन्शियस एंड पार्टी अनकॉन्शियस. ठीक है, प्रवृत्ति इसमें वादी मानी जाती है. क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस समय क्या होता है इनको कि हाँ बस ये लोग अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, थोड़ा समझ भी जाएंगे कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है. और इसमें प्रवृत्ति पशु क्यों मानी जाती है? क्योंकि इनको किसी की इसमें सिर्फ तो नहीं होती है, उनको जो करना है तो करना है. सुपर ईगो क्या हो गई है? At this stage, level society and parent guidance is weighted against पर्सनल प्लेजर. वही है, इसमें बच्चा अपने ज़्यादा, हम जैसे जिस स्टेज में हम आ जाते हैं, तो मान लो इसमें बच्चा क्या होगा बड़े स्टेज में, तो वो अपने से जब खुशी से सोचने से पहले वो समाज के बारे में भी सोचेगा, फैमिली के बारे में भी सोचेगा. ठीक है, सॉरी, pleasure and gain the directed by the one side. At this level, children learned what their culture considered right and wrong. तो वो अपने कल्चर राइट और रॉन्ग के बारे में सोचेगा. दिस लेवल एक्ट टू परफेक्ट सिविलाइजेस बिहेवियर. बिल्कुल परफेक्ट सिविलाइजेस बिहेवियर करता है इस टाइम में बच्चा. सुपर ईगो इज प्रेजेंट इन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड. ईड क्या है? देखो जैसे इन्होंने ईड 3 मैंने लिखा है डिफरेंस. आई वॉन्ट टू डू दैट नाउ, कि जो भी चाहिए बस अभी चाहिए, उनको कोई फर्क नहीं है. सो अब सुपर ईगो में क्या होता है कि इट इज़ राइट टू डू दैट, कि क्या करना है. ठीक है, और ईगो में क्या है कि मे बी वी कैन कॉम्प्रोमाइज़, कि हाँ हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सब
परमा एवं सुपर ईगो में आदर्शवाद आध्यात्मिक प्रवृत्ति की अवस्था होती है, पूरी तरह सामाजिकता एवं नैतिकता पर आधारित होती है। ये पूरी तरह हमारी सामाजिकता और नैतिकता पर आधारित है, ठीक है। यह चेतन मन से जुड़ा है, जिससे व्यक्ति परम अधिक होता है और बुरे विचारों से दूर रहता है। इसमें इसीलिए इसकी प्रवृत्ति देवत मानी जाती है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।